मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जो पिछले 40 साल से कीटनाशक और जंतुनाशकों पर शोध कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पे काम कर रहे हैं, सभी वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष है, वो ये कि जो भी जहर हम खेत में डालते हैं कीड़े मारने के लिए या जंतु मारने के लिए, वो मात्र अपने लक्ष्य में 2% ही काम में लगता है। 98% जहर तो प्रदूषण बढ़ाने में खर्च हो जाता है। इसको और समझाऊं सरल भाषा में, मान लीजिए खेत में कोई कीड़ा आके बैठ गया, कोई फसल है उस पर कोई कीड़ा आ गया, मान लीजिए नाम लेके कहता हूं अमेरिकन बोलवॉर्म आ गया, कपास के पौधे पर सबसे ज्यादा लगने वाला हमारे यहाँ कीड़ा है, उसको अमेरिकन बोलवॉर्म कहते हैं। ये आ गया, लग गया। अब इसको मारने के लिए जो जहर छिड़का जाएगा, वो पूरा जहर अगर 10 लीटर है, कल्पना करिए, या 100 लीटर है, तो 100 लीटर में 2 लीटर ही जहर काम में आएगा कीड़े को मारने के लिए। 98 लीटर जहर चला जाएगा मिट्टी में, पानी में और हवा में, जो प्रदूषण करेगा मिट्टी, पानी और हवा को। माने मात्र 2% ही काम में आता है कीटनाशक और जंतुनाशक। 98% तो मिट्टी को खराब करता है, पानी को खराब करता है, हवा को खराब करता है। आप पूछेंगे जी मिट्टी को कैसे खराब करता है? वो तो सीधे सीधे है कि सारा जहर मिट्टी में जाकर मिलेगा और मिट्टी में ये जहर सैकड़ों सैकड़ों साल तक स्थापित रहता है, वो खत्म नहीं होता। और जानते हैं ये चक्र कैसे चलता है? मिट्टी में चला गया सारा जहर, कीड़े को मारने में काम आया 2%, 98% चला गया मिट्टी में। फिर बारिश हुई, बारिश का पानी मिट्टी पर गिरा, पानी के साथ वो बहता हुआ कीटनाशक आ गया नदियों में, और नदियों से बह बहकर वो कीटनाशक चला गया आपके जमीन के नीचे पानी के रिसाव के साथ, और जमीन के नीचे के पानी में जाकर वो जहर अगर मिल गया तो वो भूमिगत पानी में जहर मिल गया। अब वो भूमिगत पानी को आप निकालेंगे पंप के द्वारा, और पंप के द्वारा वो निकालेंगे और वो पानी फिर आप पिएंगे, तो वो जहर अंत में आपके पेट में आ गया। क्योंकि आप जानते हैं नदियों का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे रिश्ता रहता है और उसके साथ कीटनाशक चले जाते हैं। और दूसरी एक कल्पना करिए कि खेतों में बहुत ज्यादा कीटनाशक का और जंतुनाशक का जहर डल गया, यूरिया डीएपी का जहर डल गया, बारिश का पानी गिरा, पानी के साथ ये जहर मिलते हुए गांव के तालाब में इकट्ठा हो गया, और गांव के तालाब में पशु पानी पीने जाते हैं। फिर पशुओं ने वो पानी पिया तो पशुओं के शरीर में चला गया, और पशुओं के शरीर में चला गया तो उनके खून में आ गया, और उनके खून में आ गया तो उनके दूध में आ गया। फिर वही पशु का दूध आप पी रहे हैं तो और ज्यादा जहर आपके पेट में आ गया। आप खेत में से पैदा हुआ गेहूं, चावल, चना, दाल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उसके द्वारा पेट में आपके जहर आ रहा है, वो तो एक बात है। जमीन के पानी के माध्यम से आ रहा है, वो दूसरा है। और तीसरा, पशुओं का दूध आप पी रहे हैं, दूध के माध्यम से वो जहर आपके पेट में आ रहा है, वो तीसरा तरीका है। और फिर उसके बाद क्या होता है? आप में से बहुत सारे किसान भाई बहन इस बात को जानते हैं, नासिक जिले से यहाँ अगर कोई आए हुए कार्यकर्ता है तो नासिक में अंगूर की, द्राक्ष की बहुत जबरदस्त खेती होती है, और आप जाकर देखिए कि किस तरह से उस पर फव्वारा फेंका जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का किस तरह से स्प्रे किया जाता है। कई जगह तो मैंने देखा मेरी आंखों से कि जहर भरा डब्बा और अंगूर का वो गुच्छा लटकता रहता है ना, डब्बा ऐसे कर देते हैं, पूरा गुच्छा उसमें डुबो देते हैं, और वो इतना खराब है कि अंगूर को धो लो 10 बार, 20 बार, 25 बार, फिर भी धुलता नहीं है। बाजार से जब आप अंगूर खरीदेंगे तो उस पर सफेद 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 आपको स्पष्ट दिखाई देता है। वो सीधे जहर हम खाते हैं, हमारे घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाते हैं। मेहमानों को देवता कहते हैं, देवताओं को अंगूर के रूप में जहर परोसते हैं। और वो जहर खाली अंगूर के रूप में हमारे शरीर में नहीं आता, उन अंगूरों को सुखाया जाता है, उसकी किशमिश बनती है, उन अंगूरों को सुखाया जाता है और उसका कुछ सूखा मेवा बनाते हैं, अंत में वो फिर खाते हैं, वो हमारे शरीर में आता है। इसी तरह टमाटर पे स्प्रे होता है, इसी तरह भिंडी पर स्प्रे होता है, इसी तरह बैंगन पर स्प्रे होता है। कोई ऐसा फल और सब्जी अब बच नहीं पाया जहां पर ये स्प्रे ना हो। तो हर तरीके से ये सारा जहर या तो मिट्टी को खराब करेगा, पानी को खराब करेगा, हवा को खराब करेगा। जब आप स्प्रे करेंगे तो बहुत सारा जहर हवा में मिलेगा, हवा के कणों के साथ वो पूरी जगह फैलेगा, वो श्वास के रास्ते आपके शरीर में अंदर जाएगा। तो हर तरीके से ये दुष्परिणाम जो हो रहा है वो हमारे शरीर को हो रहा है। किसानों की बर्बादी तो पैसे के रूप में है और हमारी बर्बादी शरीर के स्वास्थ्य के खत्म हो जाने के रूप में है। ये बहुत बड़ा दुष्चक्र, एक तरह का षड्यंत्र हमारे देश में बना है और चल रहा है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये
किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपने स्वर्गीय राजू दीक्षित का भाषण सुना, एक छोटा सा भाषण है जिसे मैंने लिया है कि रासायनिक खेती से क्या क्या नुकसान होता है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, इसमें आप एक कटिंग मैंने डाला है न्यूज़पेपर का, जिसमें आपने देखा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें किसानों की मृत्यु दर प्रति वर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये बहुत ही दुखदायी विषय है। किसान भाइयों, स्वर्गीय राजू दीक्षित जी के अनुसार अगर आप जैविक खेती करते हैं तो उसमें जीवामृत का बहुत बड़ा उपयोग है, लेकिन उन्होंने जीवामृत बनाने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उसको बनाने के लिए हमारे पास देसी गाय, भैंस, बैल ये पशु होने चाहिए, दूसरे अन्य पशु नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने है कि कितने किसान भाइयों के पास देसी गाय है या नहीं, या दूसरी चीज़ें हैं। ये किसान भाई दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जैसे 10 एकड़ है तो 10 एकड़ के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है जिनसे हम जीवामृत बना सकें। किसान भाइयों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें अपने आप से करने चाहिए। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका उपाय हम कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिनके पास देसी गाय नहीं है, देसी पशु नहीं है, गाय, भैंस, बैल ये सब पशु नहीं है, तो उन्हें भी जैविक खेती की तरफ बहुत अच्छे से कदम बढ़ा सकते हैं और जीवामृत से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक ट्राली गोबर की खाद जो हम साल भर उसे धूप में, बरसात में, सर्दियों में से बाहर कूड़े में इकट्ठा करते रहते हैं, उसमें दुनिया भर के खरपतवार के बीज इकट्ठा होते हैं। सर्दी में, गर्मी में, अधिक गर्मी में और अधिक बारिश की वजह से उसके जो जीवाश्म होते हैं वो प्राय देखा जाए समान रूप से खत्म हो जाते हैं और ये अपने हमारे खेत में एक कूड़े घर का काम करती है। ये किसी खाद के रूप में कोई कार्य विशेष नहीं करती। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मल्टीप्लायर की तुलना से। एक खेत में आप मल्टीप्लायर का जब आप उपयोग करते हैं तो उसका जो परिणाम है आपको 7 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। क्या आप गोबर की खाद जब अभी एक ट्राली उपयोग करते हैं 1 एकड़ के खेत में, तो क्या उसमें रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाता है? उसके रिजल्ट आपको हो सकता है अगली फसल में देखने को मिले, लेकिन प्राय रूप से आपको पहली फसल में रिजल्ट लेना इतना आसान नहीं है जिस उम्मीद से आप जो रसायन अपना जो गोबर की खाद है, पकी हुई गोबर खाद है, साल भर से कूड़ा घर में एक कूड़ में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, तो वो उम्मीद के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो मल्टीप्लायर भी अगर आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खर्चे की। अगर आप 1 ट्राली गोबर की खाद कहीं से खरीदते हैं तो आपको उसका बाज़ार भाव पता है, कम से कम 1500 रुपये प्रति टाली से शुरुआत होती है और ये 3500 रुपये प्रति टाली तक खर्चा जाता है। लेकिन मल्टीप्लायर तकनीक का खर्चा आपको पता है 1 किलो का खर्चा। तो आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल अभी से शुरुआत करें, इसका अपनी फसलों में उपयोग करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें। अपनी फसल को रसायन मुक्त बनाने में आप एक कदम बढ़ाएं अपना, और इसे रसायन मुक्त, रोग मुक्त, कीट मुक्त बनाएं। किसान भाइयों, फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उत्पादन भी बढ़कर मिलेगा। आप स्लाइड के माध्यम से जितने भी फोटोज़ देख रहे हैं ये सभी फसलें मल्टीप्लायर तकनीक से की गई हैं। किसान भाइयों, आप समझदार हैं, आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करके आप कुछ एरिया में इसका उपयोग करें, आप इसका परिणाम देखें, उसके बाद इसे आगे अपनी दूसरी फसलों में और दूसरे चीज़ों में इसका इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ये आज विशेष जानकारी मैं स्वर्गीय राजू दीक्षित जी के वीडियो को अनुसरण करते हुए आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और दिए गए नंबर संपर्क करके मल्टीप्लायर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपके घर तक डिलीवरी का सुविधा का ध्यान रखते हैं और हर फसल में आप इसका उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।